आज एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर सरयू से संगम तक मेरे द्वारा अपने पार्टी के साथियों के साथ एक पदयात्रा की जाएगी। 31 अक्टूबर को ये पदयात्रा सरयू तट से शुरू होगी, अयोध्या से शुरू होगी और 15 नवंबर को ये यात्रा संगम के तट पर प्रयागराज में समाप्त होगी। और इस पूरी यात्रा का जो मकसद है वो दो महत्वपूर्ण मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश के आम जन को प्रभावित कर रहा है, खास तौर से नौजवानों को प्रभावित कर रहा है। पहला सवाल रोजगार का है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार मांग रहा है। वो कह रहा है हमारे हाथ को काम नहीं है, नौकरी दो। हम दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, हमें नौकरी दो। हम लोन लेके पढ़ाई करते हैं, हमारे पिता, हमारे माँ बाप कठिनाइयां बर्दाश्त करके हमें प्रयागराज में, कभी लखनऊ में, कभी कानपुर में, कभी नोएडा में पढ़ाते हैं और नतीजा जीरो निकलता है। रोजगार के नाम पर हमारा भविष्य अंधकारमय है। तो उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार मांग रहा है। और क्या हो रहा है उसके साथ? पेपर लीक पे पेपर लीक। लेखपाल की भर्ती होगी, पेपर लीक। शिक्षक की भर्ती होगी, पेपर लीक। सिपाही की भर्ती होगी, पेपर लीक। दरोगा की भर्ती होगी, पेपर लीक। यहां तक कि पीसीएस जे की भर्ती में भी पेपर लीक हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी जो परीक्षा जुडिशरी के लिए होती है, जिससे न्यायाधीश का चयन होता है, उसमें भी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया और लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ इससे। जो नौकरियां चल रही हैं उनमें अलग प्रकार का कष्ट है। शिक्षा मित्र अलग आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, आंगनबाड़ी अलग संघर्ष कर रही हैं। अभी टीचर्स के लिए एक अलग फरमान आ गया है कि टीटी पास कीजिए वरना आपको भी निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो पूरा उत्तर प्रदेश रोजगार के मायने में आज जीरो पे खड़ा है, जीरो पे। इसलिए इस यात्रा का महत्व है और मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर सरयू से संगम तक की पदयात्रा का नाम हमने दिया है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। दो विषय जो मैंने कहा उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण है। नंबर 1 रोजगार दो और दूसरा सामाजिक न्याय का मुद्दा। जातियों के नाम पर जिस प्रकार से भेदभाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस प्रकार से समाज के पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनका आरक्षण मारा जा रहा है, थानों में उनका उत्पीड़न हो रहा है, सरकारी विभागों में उनका उत्पीड़न हो रहा है, हर चीज में उनको रिश्वत देनी पड़ रही है, जातीय भेदभाव का दंश झेलना पड़ रहा है।
तो इसलिए वो सामाजिक न्याय की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू होनी चाहिए। इसलिए दूसरा जो मुद्दा हमने रखा है वो सामाजिक न्याय का मुद्दा है। तो हमारी इस यात्रा का जो नारा है वो है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, सरयू से संगम तक की ये हमारी यात्रा है। और इसमें जो जनपद पड़ेंगे अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ये 4 जनपदों से होते हुए ये यात्रा गुजरेगी और इनकी बाजारों में, इनके गांवों में, जहां कहीं भी संभव होगा रास्ते भर हम लोग सभाएं करते हुए, मीटिंगें करते हुए, पदयात्रा करते हुए आगे बढ़ेंगे। करीब करीब 200 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी और इसमें हमारे 3 प्रांत जो प्रमुख रूप से हैं उनके साथी शामिल होंगे। एक है अयोध्या प्रांत, दूसरा है बौद्ध प्रांत और तीसरा है काशी प्रांत। इन 3 प्रांतों के अध्यक्ष और उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जिलों के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शामिल होंगे। तो हमने इसके लिए, इस पदयात्रा के आयोजन के लिए जो 7 सदस्यीय समिति बनाई है उसका नाम मैं पढ़ दे रहा हूं। सभाजीत सिंह जी जो हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिनेश पटेल जी जो हमारे निवर्तमान महासचिव हैं, इमरान लतीफ़ जी जो हमारे बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष हैं, विनय पटेल जी जो अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष हैं, पवन तिवारी जी जो काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं, जनक प्रसाद जी जो हमारे तिरंगा शाखा के प्रमुख हैं और डॉक्टर श्रद्धा चौरसिया जी जो हमारी प्रदेश सचिव हैं। तो इन लोगों को इस आयोजन समिति का सदस्य बनाया गया है और जिनकी देखरेख में ये पूरी पदयात्रा चलेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप दृष्टि की जैसे बात कही जाए तो सारा विपक्ष तो किनारे है, मगर जो सत्ता में जो है, चाहे हम डिप्टी सीएम की बात करें, खुद मुख्यमंत्री की बात करें, वोटों भी निकल आए हैं और अपनी अच्छाइयाँ जो है जनता तक के दुकानदारों से जो कहेंगे कि बहुत अच्छा काम हुआ है, कि वही सब मामला है और कैसे देखते हो, क्या कहते हैं? देखिए, अभी 2-3 दिन पहले शाम को 5 बजे मोदी जी आए। मोदी जी प्रकट हुए मीडिया के सामने और मोदी जी ने प्रकट होकर मोदी जी को खूब डांटा, खूब जोर जोर से डांटा और पूरे देश को अपनी डांट सुनाई। और मोदी जी ने मोदी जी से कहा, हे मोदी, तूने 8 साल तक देश की जनता को जीएसटी के नाम पर लूटा, मेरे रहते हुए तूने देश की जनता को लूटा। 8 साल में 127 लाख करोड़ रुपए का टैक्स इस देश की जनता से लूटा। मोदी जी ने मोदी को डांटा कि 8 साल में 127 लाख करोड़ रुपए तुमने कैसे लूट लिया। यह हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको नहीं पता था कि तुम ऐसी गलती कर रहे हो। तुमने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया, खाने पीने के सामानों का दाम बढ़ा दिया, गाड़ी का दाम बढ़ा दिया, बाइक का दाम बढ़ा दिया। तो मोदी जी ने मोदी जी को बहुत डांट लगाई और फिर कहा कि अब हम तुम्हें सिखाते हैं कैसे टैक्स वसूला जाता है। बोले, मैं बोल तो रहा हूं बचत उत्सव, अब बचत उत्सव मनाया जाएगा देश में, लेकिन वो बचत उत्सव दरअसल चपत उत्सव है। और हमारे देश की जनता हर्षोल्लास के साथ चपत उत्सव मना रही है और उनके जितने नेता हैं सब चपत उत्सव मनाने में निकल पड़े। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो,
गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चपत उत्सव। ये क्या है चपत उत्सव? कहने लगे साहब जो फिनिश आइटम है उस पे हमने टैक्स 0 कर दिया। फिनिश आइटम यानी कि एक नोटबुक मान लीजिए तैयार होती है फिनिश होके, तो फिनिश आइटम हो गया। नोटबुक आपको मिलती है हाथ में, उसमें टैक्स 0 है। लेकिन वो नोटबुक बनाने में जो सामान इस्तेमाल होता है उस पर टैक्स बढ़ा दिया। 12% का टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया और 5% का टैक्स जो फिनिश आइटम पे था उसको घटा के 0 कर दिया। तो मोदी जी को सिखा दिया कि ऐसे चपत उत्सव मनाया जाता है, टैक्स तो ऐसे लगाया जाता है। तुम्हें पता ही नहीं था 8 साल तक। तो इसलिए ये जो जीएसटी के नाम पर 127 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता से 8 वर्षों में लूटे गए हैं, वो पैसा देश की जनता को वापस होना चाहिए। आपने इस देश के लोगों को कंगाल बना दिया, अपने दोस्तों को लाखों करोड़ का मुनाफा कमाया। उन्होंने देश के अंदर तमाम संपत्तियों पर कब्जा कर लिया मोदी जी की कृपा से। और अब जब लोग पूरी तरीके से कंगाल हो गए तब आपको याद आ रहा है कि अब आप जीएसटी में नई क्रांति करने जा रहे हो और इसमें भी धोखा आप देश के लोगों को दे रहे हैं और स्वदेशी पे ज्ञान दे रहे हैं। जब स्वदेशी पे ज्ञान दे रहे थे मोदी जी तो विदेशी कैमरे में बोल रहे थे। उनकी घड़ी स्विट्जरलैंड की है, उनका चश्मा इटली का है, उनका फोन अमेरिका का है, उनका पेन जर्मनी का है, उनका जूता विदेशी, कपड़ा विदेशी, सारे ब्रांड विदेशी, हेलीकॉप्टर विदेशी, जहाज विदेशी, कारों का काफिला विदेशी। तो मोदी जी कह रहे हैं मेरे देश के लोगों, मैं पूरी तरीके से विदेशी बन चुका हूं, कभी भी झोला लेकर भाग जाऊंगा, तुम लोग स्वदेशी बन जाओ। कभी भी झोला लेके भाग जाऊंगा, तुम लोग स्वदेशी बन जाओ। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है अडानिस्तानी। सर मोदी जी के ये गाना है उनका, सर मोदी जी के फिर भी दिल है अडानिस्तानी। तो उनका वो इंडिया के प्रधान, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अडानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए इस देश के लोगों को उनसे सावधान हो जाना चाहिए। जितने दिन तक आप उनके छल कपट परपंच में फंसते रहेंगे उतने दिनों तक आपका भला तो होने वाला नहीं है। मेरी बात सुनने में शायद बुरी लगे लेकिन हकीकत यही है। संजय जी, मोदी जी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, क्या उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए? देखिए 75 साल उनके पूरे हो चुके हैं जी। लेकिन अब उनके गुरुदेव ने भी कह दिया है कि हमारी जब तक शक्ति है हम काम करते रहेंगे। और मोदी जी ने भी कह दी, मतलब मोदी जी कह नहीं रहे हैं, जो गुरुदेव ने ही कह दिया है तो मोदी जी को कहने की आवश्यकता नहीं है। तो नियम कानून सब दूसरों के लिए है, नियम कानून सब दूसरों के लिए है। आप स्वदेशी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वो जिनपिंग के साथ मिलकर गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए उसके बाद का मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, मैंने पार्लियामेंट में भी बोला है कि जब हमारे जवानों की शहादत हुई 2020 में, उसके बाद से भारत की सरकार ने चाइना से कितना सामान मंगाया? 39 लाख करोड़ रुपए का आयात किया है हमने। चाइना से 39 लाख करोड़ रुपए के सामान खरीदे हैं। कब? गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए। और यहां लोगों से कह रहे थे चीन के सामानों का बहिष्कार करना है, चीन के सामानों का बहिष्कार करना। अंधभक्त भी बेचारे जुट गए, कहने लगे सैमसंग का स्टोर तोड़ डालो, चीन का सामान अब नहीं इस्तेमाल करना है। और पता चला मोदी जी 39 लाख करोड़ रुपए का सामान मंगा रहे हैं। तो इसलिए ये बेवकूफ बनाने का काम ये दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। आप लोग बेवकूफ बनते रहिए, मोदी जी अपना होशियारी से काम कर रहे हैं। 75 साल क्या, उनका बस चले तो 175 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे, उनको कौन रोक लेगा?
ठीक। वैसे भी वो महामानव है। देखिए, वो नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हैं। वो 75 साल वाल की सीमा उनके लिए नहीं लागू होती। वो 175 साल तक भी राज कर सकते हैं। कल आजम खान भी छूट गए और आज इरफान सोलंकी को भी जमानत मिल गई है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, न्याय की प्रक्रिया में अगर आप लोगों पे मुकदमे लगा लगा के उनको जेल में डालते हैं तो कोर्ट अपना काम करती है, देर से ही सही। तो इसलिए न्यायालय के सामने उनके वकीलों ने जो दलीलें रखी हैं, जिस तरीके से उसकी लड़ाई ली, उसके आधार पर उनको जमानत मिली है। तो सेम जैसे आप लोगों के साथ दिल्ली में हुआ था, क्या मानते हैं आजम खान, इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव के साथ भी वही हो रहा है? हर जगह जहां भाजपा है, जहां जहां भाजपा है, उनका काम यही है, विपक्षी लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। एक ही काम है उनका। हाँ, एक मुद्दा और है जो ये अभी विनोद दिवाकर जी, माननीय न्यायाधीश ने हाई कोर्ट के एक आदेश दिया, जिसको आधार बना के योगी जी की सरकार ने एक फरमान जारी किया कि भाई आप जाति नहीं लिख सकते। अब सवाल ये है कि इस देश में आरक्षण की व्यवस्था क्यों है? आरक्षण की व्यवस्था इसलिए है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, दूसरा व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है। तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई जो 0 पॉइंट पे खड़ा है, पहले उसको 20 किलोमीटर आगे पहुंचाओ, तब उसमें प्रतियोगिता कराओ, तो बात समझ में आती है। तो इसलिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई कि समाज के पिछड़े, वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी लोगों को जो हजारों वर्ष से जातीय उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा। नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, पढ़ाई में आरक्षण दिया जाएगा। यह व्यवस्था लागू की गई। जाति सूचक शब्दों से गाली देने पर कानून में धारा है, वो व्यवस्था लागू की गई। तो ये कड़वी सच्चाई है जाति, उससे आप आंख पे पट्टी नहीं बांध सकते। अगर जाति के आधार पर भेदभाव होगा, जाति के आधार पर मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, जाति के आधार पर बगल में बैठ के खाना नहीं खाने दिया जाएगा, जाति के आधार पर किसी के हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पिया जाएगा, तो जाति के आधार पर होने वाले उत्पीड़न के केस में कार्रवाई करनी पड़ेगी और कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए एसटी एक्ट बना हुआ है, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था है। और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, वो तो अपने जाति में ही जाति खोज रहे, कह रहे हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वो कमजोर ब्राह्मण है। मतलब ब्राह्मण में भी वो ऊंचा नीचा कर रहे हैं। तब इसलिए मैं तो बहुत हैरान हूं कि ऐसे निर्णय कहां से आते हैं, और ऐसे निर्णय आने के बाद जो है वो उसमें तुरंत आदेश जारी हो जाता है। अभी आप बताइए, ये जो कोऑपरेटिव बैंक का हुआ, उसमें जो बैंक की चेयरमैन है वो क्षत्रिय जाति से हैं, 6 लोग अपने परिवार का कर लिया उन्होंने, और कुछ जो लोग थे, प्रभावशाली लोग थे उसी जाति से, उनका कर लिया। जब ये हल्ला हुआ, उसकी जांच करने के लिए गए, वो भी क्षत्रिय जाति से थे, तो बोले तुम्हारा भी एक कैंडिडेट कर ले रहे हैं, उनका भी एक कैंडिडेट कर लिया, उनका भी एक कैंडिडेट कर लिया। 4 ब्राह्मण जाति के लोगों का किया और बाकी 27 भर्ती में आरक्षण को मटिया मेट करके कूड़ेदान में डाल दिया। अब आप बताइए, इस पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जज साहब से क्या मैं कैसे हाथ जोड़ के पूछूं, बताइए आप, इस पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अगर जाति के आधार पे इस प्रकार का भेदभाव करके आरक्षण को मारा जाएगा,
तो क्या उस पर सवाल नहीं उठेंगे या पूछा नहीं जाएगा? और ये 15 लोगों के नौकरी जो मिले वो सब भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत प्रभावशाली लोग हैं उनके घर के लोगों को नौकरी मिल गई। इससे गांव में रहने वाले किसी गरीब ठाकुर का भला नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ठाकुर जाति के लोगों को 85% जो अन्य जातियां हैं उसके गुस्से और आक्रोश का शिकार बनाया जा रहा है। ये हो रहा है योगी जी के राज में। तो इसलिए आरक्षण की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में दलितों को आरक्षण है, आदिवासियों को आरक्षण है, पिछड़ों को आरक्षण है और अब तो गरीब सवर्णों को भी आरक्षण है। तो ये आरक्षण की व्यवस्था क्यों है? इसलिए कि जाति के आधार पर हजारों वर्ष तक समाज के एक बड़े वर्ग का उत्पीड़न हुआ है। जाति एक कड़वी सच्चाई है और उसको जज साहब ने किस आधार पर आदेश दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको आधार बनाकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को ऐसे अनाप शनाप जो है वो आदेश नहीं पारित करने चाहिए, वो गलत है। हाँ, गाड़ियों में जो आपने कहा कि नहीं लिख सकते, वो तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही बना है। गाड़ियों में तो कोई पद नहीं लिखा जा सकता, तो वो तो मोटर व्हीकल एक्ट में ही मेंशन है, वो बात छोड़ दीजिए आप। लेकिन बाकी चीज़ों का जो हवाला दिया गया वो गलत है। ये मंत्री थे विधानसभा में, जब घूमते घर में पानी भर गया था, 2 लोगों के नाम लिए थे, एक मुस्लिम और यादव, और आज कह रहे हैं जाति नहीं चलेगी। तो आप समझिए ना इनकी मंशा क्या है। मुस्लिम और यादव का नाम क्यों लिया गया? मुस्लिम और यादव का नाम इसलिए लिया गया कि आसानी से बदनाम करो कि भाई यहां जो अपराध प्रदेश के उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ 2 जातियां हैं, एक मुस्लिम एक यादव। ये है। मैं थोड़ा खुल के बोल देता हूं, सब नाराज हो जाते हैं मुझसे। हकीकत यही है। उसमें सभी जातियों के लोग थे, सब बाद में लिस्ट आप लोगों ने जारी किया। संजय जी, मेरा सवाल ये है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लखीमपुर खीरी ने ये जारी किया सर्कुलर कि हम पूर्णतः स्ववित्त पोषित सहकारी बैंक हैं और हम पर किसी प्रकार से आरक्षण नियमावली लागू नहीं है, तो हमारे यहाँ प्रतिभा के आधार पर अवसर देते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने कहा है और आरक्षण के नियम हम पर लागू ही नहीं है, जो पूर्णतः स्ववित्त पोषित शहरी तो सर मुझे वो बताइए, वो प्रतिभा कहाँ है जो अध्यक्ष जी के घर ही में 6 प्रतिभाएं निकल आई? अध्यक्ष जी के घर में 6 प्रतिभा निकल आई और बाकी पूरे लखीमपुर खीरी के लाखों आबादी में कोई प्रतिभा नहीं मिली। बताइए, इसी का जवाब दे दीजिए आप, बताइए ना। नहीं, आपको आपने जवाब दिया, तो आपका जवाब चलाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आरक्षण के नियम उस पर लागू नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये तो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव बैंक को सरकार से अनुदान मिलता है तो आरक्षण की व्यवस्था वहां क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? आप बताइए मुझे। हाँ, उन्होंने जारी किया कि हम पूर्णतः स्ववित्त पोषित हैं, सरकार से अनुदान नहीं लेते हैं, इसलिए हम पर ये गलत है। ये 100% गलत है। उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक्स को कई बार सरकार की ओर से पैकेज मिला है, उनको अनुदान मिला है और उसकी डिटेल्स आप लोगों को खंगालनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है सर, कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसमें आपने कहा कि उत्तर सरकार ने उसके अनुपालन में जल्द ही आदेश जारी कर दिया, तो कोर्ट का आदेश आपको उचित नहीं लगता या सरकार का अनुपालन में जो आदेश जारी किया गया उचित? देखिए, अनुपालन में आदेश तो बहुत तेजी के साथ किया गया। इतना तेजी के साथ तो बहुत का अभी भी नौकरी के लिए आ जाए कोई आदेश तो अनुपालन किया जाता है, उसका नहीं किया जाता ना। तो हम लोग इतने बेवकूफ नहीं समझते कि किस चीज का अनुपालन तेजी से किया जाता है, किस चीज का देरी से किया जाता है। तो ये जानबूझ के अनुपालन उसका तेजी से किया गया। हाँ, मैं कोर्ट के आदेश पे कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे ऊपर हो जाएगा, लेकिन माननीय न्यायाधीश के समक्ष ये मेरा प्रश्न है कि जब जाति के आधार पर इस देश में आरक्षण की व्यवस्था है तो आप उससे, और जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है समाज में,
मंदिर जाने से कभी रोक देते हैं, कभी बगल में खाना नहीं खाने देते, कभी हाथ का छुआ पानी नहीं पीते। ऐसी घटनाओं पर आप फिर कैसे कार्रवाई करेंगे? संजय जी, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बायोपिक रिलीज हुई है अजय नाम की, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? पता नहीं, मैंने देखा नहीं भैया, तो बिना देखे कैसे बता दे। उसमें कहा जा रहा है कि ये टिकट पेज फ्री दे रहे हैं तभी चल नहीं पा रही। तो टैक्स फ्री की जगह कंप्लीट फ्री कर दे भाई, उसमें और क्या कर सकते हैं? अब उनको अपनी फिल्म दिखवाना है तो जाकर रैलियां नहीं होंगी, इसको कैसे लेते हैं आप? देखिए, मैं इतनी देर से यही बातें कर रहा हूं कि आप जाति के नाम पे उन्माद फैलाने को गलत ठहरा सकते हैं, वो मैं मानता हूं कि जाति के नाम पर आप उन्माद ना फैलाइए, हिंसा मत फैलाइए। लेकिन अगर जाति के नाम पे उत्पीड़न हो रहा है, जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है, तो वो तो बोलना पड़ेगा भैया। कैसे नहीं बोला जाएगा? 100% बोला जाएगा। थैंक यू।